Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about India's response to Pahalgam terror attack. This topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. इनफैक्ट आज के ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो इसी से रिलेटेड होंगे, पहलगाम टेरर अटैक से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि इंडिया हैज टेकन सम सीरीज ऑफ एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान इन वेकअप ऑफ दिस पहलगाम टेरर अटैक. तो अर्ली रिपोर्ट्स आ रहे हैं एंड इट हैज बीन इंडिकेटिंग कि 3 अटैकर्स वेयर फ्रॉम पाकिस्तान, 2 वेयर लोकलाइट्स परहैप्स. तो ये अर्ली प्रोब्स हैं, आगे और डिटेल पता चलेगा, बट एक बात तो तय है कि इस अटैक के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है. सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जिस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखते हैं क्या है करंट डेवलपमेंट. भारत की जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग बॉडी है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसने 5 पॉइंट एक्शन एजेंडा डिसाइड किया अगेंस्ट पाकिस्तान. यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयरिंग दिस कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, और 5 एजेंडा तैयार किए गए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट इन वेकअप ऑफ दिस पहलगाम टेरर अटैक दैट इंडिया हैज रिसेंटली विटनेस्ड. सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इनफैक्ट सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 से चल रही है उसको अब रिवोक कर दिया जाएगा. इट हैज बीन पुट इनटू अबेयंस एज पर द अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसका क्या इंप्लीकेशंस होगा वो हम लोग अगले डिस्कशन में देखेंगे आज ही. दूसरा, क्लोजर ऑफ अटारी वागा बॉर्डर चेक पोस्ट. तो इसकी मदद से नाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी हॉल्टेड. वैसे भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इंटरैक्शंस थे, चाहे वो ट्रेड हो या पीपल टू पीपल टाइज हो, वो काफ़ी लिमिटेड था. लेकिन अब जो कुछ भी इंटरैक्शन था उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और उससे सीधा सीधा नुकसान पाकिस्तान को ही पहुंचेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचेगा मेनली. उसके अलावा सार्क जो एक साउथ एशिया का रीजनल प्लेटफॉर्म है, उसके अंतर्गत सम वीजा वेयर गिवन टू पाकिस्तानी नेशनल्स. जिस स्कीम के अंतर्गत सार्क वीजा दिया गया था टू द पाकिस्तानी नेशनल्स, उस स्कीम का नाम है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम. अब उसको भी रिवोक किया जा रहा है. सो नाउ पाकिस्तानी नेशनल्स इन इंडिया फॉर व्हाटसोएवर रीजन, फॉर फ्रॉम व्हाटसोएवर वीजा सोर्स दे हैव अप्लाइड, उनको अब भारत छोड़ करके जाना होगा विद इन 48 आवर्स. तो इसका मतलब तय है कि भारत ने साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि इट इज गोइंग टू हैव नो इंटरैक्शन विद पाकिस्तान ऑफ व्हाटसोएवर टाइप. एक्सपल्सन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स. तो जो भी पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स, नेवल या एयर एडवाइजर्स थे फ्रॉम द पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, दे हैव बीन एक्सपेल्ड आउट ऑफ इंडिया. साथ ही साथ भारत के जो डिप्लोमेटिक स्टाफ पाकिस्तान के अंदर थे, तो एम्बेसी के अंदर रहते हैं स्टाफ्स, उसको भी रिड्यूस किया जाएगा फ्रॉम 55 टू 30. सो दीज आर सम सीरीज ऑफ एक्शंस दैट हैव बीन प्लान्ड बाय इंडिया. दिस आई जस्ट होप इज द स्टार्टर्स. आने वाले टाइम में भारत सरकार और भी स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेगी अगेंस्ट पाकिस्तान. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में देख लेते हैं. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो गया है अब आने वाले एग्जाम के लिए. इट इज इंडिया टॉप मोस्ट नेशनल सिक्योरिटी बॉडी. तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज मिनिस्टर्स फ्रॉम फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स एज इट्स मेंबर, और प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. एंड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है इंपॉर्टेंट फैसले लेती है, जैसे इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सपेंडिचर. तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेती है. ऑल्सो इट डिबेट्स एंड डज डिस्कशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बॉडी, जैसे कि रॉ चीफ, आईबी चीफ, इस तरह के अपॉइंटमेंट्स करने हो तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसमें फैसले लेती है. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो पार्टिसिपेट्स. आप देख सकते हैं अजीत डोवाल साहब पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. अब ओवरऑल कैबिनेट कमेटी के लिए क्या मैंडेट्स हैं, आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉट, इन सब आइडियाज को चेक करने के लिए आई जस्ट होप कि आपने बेसिक पॉलिटी में जरूर पढ़ रखा होगा ओवरऑल कैबिनेट कमेटीज के बारे में, कि उनकी कैसे शुरुआत हुई, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है कि नहीं. इन सब कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हुए मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
एक बार हो सके तो रिवाइज भी कर लीजिए, अलग अलग तरीके के कैबिनेट कमेटी जो होते हैं उन सबको देख लीजिए और उसके बेसिस पे फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. So now we are going to focus on the next article which talks about suspension of Indus Water Treaty. तो Indus Water Treaty जैसा कि मैंने आपको बताया, it is perhaps the most important action amongst this 5-point agenda that India has finalized against Pakistan in the wake of recent terror attack. तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इस पे एक अलग से आर्टिकल दिया हुआ है इन द इंडियन एक्सप्रेस टुडे. So again this topic is going to be important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पहले जरा समझते हैं और इस ट्रीटी से पहले ही थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. इंडस रिवर सिस्टम इंक्लूड्स ओवरऑल 6 रिवर्स. ऑफ कोर्स उसमें इंडस नदी तो है ही है विच इज द मेन रिवर. उसके साथ साथ झेलम, चेनाब, रावी, बियाज एंड सतलज, इन 6 नदियों को मिलाकर के कहा जाता है इंडस रिवर सिस्टम. ये जो नदियां हैं ये इनमें से कुछ तो चाइना तिब्बत में शुरुआत होती है इनकी, बट इनका ज़्यादातर वाटर जो है इट फ्लोज इनटू इंडिया एंड देन इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड देन इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. तो इंडिया इज अपर राइपेरियन स्टेट, पाकिस्तान इज लोअर राइपेरियन स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू इंडस रिवर सिस्टम. और इन्हीं दोनों देशों के पास ज़्यादातर इस रिवर सिस्टम का वाटर होता है फॉर यूजिंग पर्पस, फॉर यूज पर्पस. तो कैसे वाटर को शेयर किया जाए, जो भी अवेलेबल वाटर है इस इंडस रिवर सिस्टम का उसको कैसे शेयर किया जाए, इसके लिए दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई 1960 में. सो कहते हैं हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी. इस ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्टर्न नदियां हैं रावी, बियाज एंड सतलज, दे वेयर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज. यानी कि इन 3 नदियों का इस्तेमाल पूरा पूरा भारत करेगा, इनके वाटर का इस्तेमाल पूरा पूरा भारत करेगा. अब जो भी वाटर चाहिए to be allowed to flow into Pakistan in order to maintain the ecological system of these 3 rivers, वो तो करना ही होगा. जितना बेसिक पानी छोड़ना है जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन रहे इन 3 नदियों का, वो तो करना ही होगा भारत को. अदरवाइज देर इज नो ऑब्लिगेशन कि मिनिमम इतना वाटर तो भारत को छोड़ना ही है पाकिस्तान के लिए. भारत इनका जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल कर सकता है कंसिडरिंग द इकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑफ दीज 3 रिवर्स एज पर दिस इंडस वाटर ट्रीटी. बट जो वेस्टर्न नदियां हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब, they were mainly allocated to Pakistan but not exclusively allocated to Pakistan. दोनों में थोड़ा अंतर है. रावी, बियाज एंड सतलज exclusively allocated to India but Indus, Jhelum एंड चेनाब mainly allocated to Pakistan. इन 3 नदियों का लगभग 25% वाटर भारत भी इस्तेमाल कर सकता है फॉर पर्पसेस लाइक इरिगेशन, वाटर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट. बाकी का मेजॉरिटी ऑफ द वाटर विल बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान. तो इंडिया हैज टू इंश्योर कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा इन 3 नदियों का वाटर होल्ड ना करें. एक कमीशन भी बनाई गई है इंडस कमीशन विच इज अ परमानेंट बॉडी, जिसका काम होगा कि किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे बिटवीन द 2 कंट्रीज इफ इट अराइजेज इन फ्यूचर विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है वाज ब्रोकर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय वर्ल्ड बैंक. एक बार जरा और देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. जो ईस्टर्न नदियां हैं रावी, बियास, सतलज, इनका लगभग 11 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल फ्लो गोज इनटू पाकिस्तान. ये छोड़ा जाता है भारत द्वारा इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल फ्लो, बट इंडिया हैज फुल राइट्स ओवर ऑल द वाटर ऑफ दीज 3 रिवर्स. जबकि इंडस, झेलम एंड चेनाब नदियों के बारे में बात की जाए तो 232 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल फ्लो इनटू पाकिस्तान इसका टोटल एनुअल फ्लो है. इंडिया कैन यूज अबाउट 62 cubic kilometer, means about 25% can be used by India, remaining is reserved for Pakistan to be used. तो पाकिस्तान के पास प्रीडोमिनेंट राइट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस, झेलम एंड चेनाब. अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं. आपको फर्स्ट आर्टिकल डिस्कशन में ही पता चल गया था कि इंडिया हैज डिसाइडेड टू पुट इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस, मतलब इसको अभी के लिए होल्ड पे रख दिया है. और कहें दूसरे तरीके से तो इंडिया सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो द ट्रीटी हैज बीन नाउ पुट ऑन होल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1960, जब से इसको लाया गया है. और भारत इसको होल्ड पे रख सकता है. क्यों? क्योंकि भारत के पास जियो फिजिकल एडवांटेज है. इंडिया इज अपर राइपेरियन स्टेट. पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी. जो हम पानी छोड़ेंगे वही तो पाकिस्तान के पास अवेलेबल होगा यूज के लिए. सो दिस एडवांटेज इज विथ इंडिया.
अब आगे क्या अप्रोच हो सकता है भारत का? अभी तो हमने अनाउंस कर दिया कि इंडिया विल पुट दिस इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस, बट व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड? भारत को स्टोरेज बनाने होंगे इन तीन नदियों के ऊपर, स्टोरेज सिस्टम, इंडस झेलम चिनाब पे स्टोरेज सिस्टम बनाने होंगे ताकि इन तीन नदियों का पानी हम ज्यादा होल्ड कर सकें और अपने ही देश में डाइवर्ट कर पाए। तभी जाकर के ये जो रिसेंट डिसीजन है टू पुट होल्ड ऑन इंडस वाटर सिस्टम या इंडस वाटर ट्रीटी, उसका कुछ टेंजिबल इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि सिर्फ अनाउंस करने से तो नदियों का पानी रुकेगा नहीं ना, कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर दिया है। ऐसा सिर्फ कहने मात्र से तो नदियों का पानी रुकेगा नहीं। वी विल हैव टू बिल्ड सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू होल्ड एंड डाइवर्ट वाटर ऑफ दीज वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम टुवर्ड्स इंडिया। साथ ही साथ इंडिया शुड स्टॉप वाटर शेयरिंग रिलेटेड डेटा विद पाकिस्तान, की कितना पानी होल्ड कर रहे हैं, कितना अपने देश में डाइवर्ट कर रहे हैं, सारा डेटा अब भारत इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप कर सकता है। तो पाकिस्तान को थोड़ी बेचैनी तो होगी ही। तो मतलब दो एक्शंस लिए जाने हैं। एक इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है, वाटर शेयरिंग डेटा जो अभी तक हमें देना होता है टू पाकिस्तान आज पर और एज इन लाइन विथ इंडस वाटर ट्रीटी, वो वाटर शेयरिंग ऑफ रिलेटेड डेटा जो है हम अभी से ही बंद कर सकते हैं। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग स्टोरेज सिस्टम ऑन द वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम्स या इंडस रिवर्स, ताकि हम ज्यादा पानी अपने देश में डाइवर्ट कर पाए। इससे पाकिस्तान के ऊपर डिजास्टर्स इंपैक्ट होगा, बिकॉज पाकिस्तान रिलाइज हेविली ऑन इंडस रिवर सिस्टम फॉर इट्स इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर जनरेशन। As I told you, the suspension will not have immediate impact, but the impact will start showing its outcome or effect in coming years. India does not have infrastructure right now, but India will have to build such infrastructure in order to stop flow of water into Pakistan and divert it towards its own use. अब एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं with respect to this treaty. See, this treaty lacks exit clause. इस ट्रीटी के हिसाब से कोई भी देश, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कैन नॉट लीगली एब्रोगेट इट, मतलब इट कैन नॉट यूनिलैटरली पुल आउट ऑफ द ट्रीटी, नहीं कर सकते। देयर इज नो एंड डेट टू दिस ट्रीटी, यानी कि आप कह सकते हैं ओपन एंडेड है एज फार एज इट्स एंड इज कंसर्न्ड। और मॉडिफिकेशन कुछ भी अगर लाना है इस ट्रीटी में तो दैट कैन बी ब्रॉट ओनली एज पर द कंसेंट। सो लीगली द ट्रीटी कैन नॉट बी एग्जिटेड। Article 9 in the treaty and Annexure F and G lays procedure for raising grievances. Grievances raise किए जा सकते हैं, बट ट्रीटी से पुल आउट नहीं कर सकते। ग्रीवांसेस रेज करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे एक परमानेंट इंडस कमीशन है। उसके बाद वन कैन गो टू न्यूट्रल एक्सपर्ट। भारत और पाकिस्तान में से अगर कोई भी हैप्पी नहीं है विद द डिसीजन ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन, देन वन कैन गो टू द न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड देन वन कैन गो टू फोरम ऑफ आर्बिट्रेटर्स। बट कोई भी देश यूनिलैटरली पुल आउट नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे कि सर लेकिन भारत ने तो फैसला किया है कि इट विल पुल आउट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, वो कैसे हुआ? अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सिस्टम्स हमने बनाए हैं, चाहे बायलैटरल ट्रीटी है दो देशों के बीच में, या कोई इंटरनेशनल लॉ है जिसको हम लोग कन्वेंशन भी कह सकते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे ज्यादातर देश जिसको मानते हैं, इन नियमों को मानने के लिए, चाहे ग्लोबल कन्वेंशन हो चाहे बायलैटरल ट्रीटी हो, इन नियमों को मानने के लिए, इनको इन्फोर्स कराने के लिए देयर इज नो सच मैकेनिज्म एट ग्लोबल लेवल। नो कंट्री कैन बी फोर्स्ड टू फॉलो सम ट्रीटी या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि एवरी कंट्री इज सोवरेन इन इट्स ओन, और ग्लोबल लेवल पे नो कंट्री कैन बी फोर्स्ड टू फॉलो एनी डिक्टेट। वही अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो दो लोगों के बीच में अगर ट्रीटी होती है और अगर कोई दो लोगों के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट होता है और कोई एक पार्टी अगर उस अग्रीमेंट को मानने से इनकार कर देता है, देन द नेक्स्ट कैन गो इनटू द कोर्ट, इंडियन कोर्ट, एंड देन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स will have the responsibility to enforce that contract if judiciary directs them to do it. तो देश के लेवल पे देयर इज वेल एस्टैब्लिश सिस्टम। वहीं अगर कोई कानून तोड़ता है, क्रिमिनल लॉ तोड़ता है, अगेन जुडिशरी विल डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव्स टू पनिश देम। बट इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है टू इन्फोर्स
या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है टू इन्फोर्स सम बायलैटरल ट्रीटी या कन्वेंशन। ये इस बात का इंडिकेटर है कि ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड कंट्रीज आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, बट ऑल ऑफ देम होल्ड्स देयर सोवरेनिटी इंटैक्ट। सोवरेनिटी का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि द सोवरेन कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एंटिटी, मे इट बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब दुनिया के देश भले इंटरनेशनल नियमों को माने, बट उसको मानने में उन देश की अपनी खुद की कंसेंट ही प्राइमरी है। देयर इज नो फोर्स, नो कोर्सन। अब यहाँ पे सीधी सी बात हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे इट इज स्टिल, बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं ग्लोबल जंगल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसके हिंदी में कहते हैं माइट इज राइट, सिंस देयर इज नो मैकेनिज्म टू इन्फोर्स इट। फॉर एग्जांपल, चाइना के खिलाफ फिलीपींस ने कंप्लेन किया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि वो यूएनसीएलओ को वॉलेट कर रहा है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने माना भी कि हाँ यूएनसीएलओ के नियमों को वॉलेट कर रहा है चाइना, बट चाइना ने मानने से इंकार कर दिया कि नो इट इज नॉट, वी आर नॉट वॉलेटिंग, एंड इस पर्टिकुलर केस में यूएनसीएलओ के नियम लगेंगे ही नहीं। साउथ चाइना सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, एंड देयर वाज नो मैकेनिज्म टू इन्फोर्स इट। सो ग्लोबल लेवल पे माइट इज राइट, पावर होना सबसे जरूरी है अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए। अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। देश के अंदर एक मजबूत आदमी आपको दबाएगा, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप पुलिस थाने जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं नहीं जा सकते। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सिक्योरिटी, योर ओन स्ट्रेंथ, एंड देन ओनली द नेशनल इंटरेस्ट कुड बी प्रोटेक्टेड। अब इस पर्टिकुलर केस में भी पाकिस्तान ने जो हरकत की है, नाउ इंडिया शुड rely on its power, brute power, and force Pakistan to not think about committing such activities in future. Next topic is again with respect to the same development, Pahalgam terror attack. Desperate Pakistan taking desperate measures. तो desperate Pakistan, desperate measures, पहलगाम अटैक। ये आर्टिकल लिखा है एक फॉर्मर सीजनड डिप्लोमेट श्याम सरन जी ने। ही हैज बिन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, बैलेंस्ड तरीके से बात करता है और काफी अच्छा आइडिया देता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, किस तरीके का आपको आंसर लिखना चाहिए मेंस में। यहाँ पे आपको इनसाइट्स भी मिलेगा कि क्यों पाकिस्तान टेरर अटैक को स्पॉन्सर करने लगा है वापस से। तो श्याम सरन जी लिखते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली आइसोलेट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की इनिशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, दैट इज टू आइसोलेट पाकिस्तान, हैज बीन फ्रूटफुल। और हम पाकिस्तान को कॉर्नर करते जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली, एंड दैट हैज मेड पाकिस्तान डेस्परेट। और वही कारण है कि अब पाकिस्तान धीरे धीरे वापस से अपनी रिलेवेंस को बनाने के लिए इस तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर, और उसका नतीजा है पहलगाम टेरर अटैक। और जरा देखते हैं, श्याम सरन जी लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो अक्यूट हो गई है। ह्यूज इन्फ्लेशन, फॉरेन डेट इज हाई, और आईएमएफ के बेल आउट प्रोग्राम पे मेनली रिलाई कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन इससे कब तक सरवाइव करेगा। वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल मिलिट्री टेंशन। वहां पे जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज जेल्ड, उनके सपोर्टर्स जगह जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में तो हमेशा ही एक टेंशन का माहौल रहता है, एंड नाउ दैट टेंशन हैज बिकम इवन मोर सीवियर। इंटरनेशनल लेवल पे इंडियाज अप्रोच ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान हैज बीन फ्रूटफुल, और कई सारे देश हु हैव बीन ट्रेडिशनली सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान लाइक यूएस या गल्फ कंट्रीज आर नाउ distancing themselves from Pakistan. Even China in current time has not been supporting Pakistan the way it had been supporting in last 2 decades. साथ ही साथ जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रेजिम लौट करके आया 2021 में, तो पाकिस्तान को लगा कि उसको सपोर्ट मिलेगा तालिबान के तरफ से इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट करंट टाइम्स में हमने देखा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और कुछ फायरिंग भी हुई थी, कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे भी गए थे 2-3 महीने पहले। सो जो करंट रेजीम है अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो तालिबान का रिसर्जेंस, तालिबान 2.0 हैज बीन नॉट एज फ्रेंडली एज इट यूज्ड टू बी इन इट्स फर्स्ट स्टिंट। सो पाकिस्तान के तमाम जो होप्स थे टू मेंटेन इट्स इंटरनेशनल रिलेवेंस, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसका जो कश्मीर पे नैरेटिव था कि भारत जो है उसने कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज की हुई है, या इंडिया का जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर वो इलीगल है, दैट नैरेटिव आल्सो इज फेलिंग।
आर्टिकल 370 को भारत ने ऑलरेडी रिवोक कर दिया है। उसके बाद से भारत का ग्रिप जो है वो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के इंटरनल सिक्योरिटी पे भी मजबूत होता जा रहा है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से एक, आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली साइडलाइन होता जा रहा है। अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है, ऐसा श्याम सरन जी कहते हैं। ये देखिए, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, ये एक इंसाइटफुल आर्टिकल है। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा अपने रिलेवेंस को वापस लाने के लिए। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलिसी को नहीं रोका गया, अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल स्टेट की तरह होता जा रहा है, वहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी बूम हो रही है, प्रॉस्पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल स्टेट्स की तरह हो गया, वहाँ की इकोनॉमी भी प्रॉस्पर होने लगी, तो उसका जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रोपोगेट करने का एजेंडा है इन इंडिया, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करो और उससे होता क्या है कि जब लोकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वहां पे आर्म फोर्सेस, स्पेशल पावर एक्ट एंड ऑल तमाम मिलिट्री अप्रोच लेता है भारत, तो वापस से इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती है। जब इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती है तो लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और उस कारण से वो जब एलियनेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट भेजने की जरूरत नहीं होती, उसको लोकल वहां के सपोर्टर्स मिल जाते हैं, लोकल रिक्रूट्स मिल जाते हैं टू कंडक्ट टेरर एक्टिविटीज। यही पाकिस्तान का अप्रोच रहा है, जिसको पाकिस्तान कहता है ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। वो हाल फिलहाल में फेल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ नॉर्मलिसी इन कश्मीर। इंडिया का जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स है वो फ्रूटफुल होता जा रहा है, और पाकिस्तान उसको अंडरमाइन करना चाहता है। मैं मानता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, कल भी कुछ स्टूडेंट्स नाराज हो गए कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट के ऊपर अटैक है। ये तो रिलीजन बेस्ड अटैक था, वो नाम पूछ पूछ करके अटैक कर रहे थे हिंदू। बात सही है कि हिंदुओं पे अटैक हुआ है, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का तो हाथ है ही। और अगर पाकिस्तान हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर ऐसा हम मान ले, तो इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए स्टैंड करता है। ऐसा नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी कराना चाहता है पाकिस्तान, कन्फ्लिक्ट कराना चाहता है हमारे देश के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नॉर्मलिसी रिटर्न हो रही है उसको डिसरप्ट करना चाहता है। और उसके लिए इसको सिर्फ टेरर अटैक का फेस नहीं देना चाहता, वो इसको वो हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी का भी फेस देना चाहता है, जिससे हमारा देश टूट जाए, आपस में अंदर ही हमारे बीच में फ्रेगमेंटेशन आ जाए। सो प्लीज डो नॉट अलाउ द पाकिस्तान एजेंडा टू प्रोपेल। हमें ये बात को समझनी होगी कि पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है। ये इसी कारण से मैंने ये आर्टिकल कवर किया है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है द टेरर अटैक हैज बीन प्लेस्ड इन सच अ मैनर कि भारत के अंदर भी डिफरेंसेस आ जाए। पाकिस्तान को लगता है कि इस तरीके से पाकिस्तान भारत के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, और उससे फिर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत कुछ एडवांटेज मिल पाए। मेन एडवांटेज पाकिस्तान को क्या होगा, अब ये समझने वाली बात है। भारत के अंदर अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। उससे क्या होगा कि भारत रिएक्ट करेगा। जब भारत अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर यूनिफिकेशन आ जाएगा। पाकिस्तान जो उसके अंदर भी डिफरेंसेस हो रहे हैं लोगों के बीच में, वो कम हो जाएगा। लोगों का जो फोकस है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, वो डेविएट होकर के वापस से भारत पे आ जाएगा। तो पाकिस्तान के नेता लोग की वही हरकत है, जब भी लोग वहां के सवाल पूछते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, भारत के ऊपर अटैक कर दो, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के माहौल बना दो, ताकि लोग जो है रीजनेबल क्वेश्चंस पूछना बंद कर दें। यू सी पॉवर्टी इन पाकिस्तान हैज जंप्ड मल्टीपल टाइम्स, इट हैज गॉन अप टू 39.4% एज पर अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। और पाकिस्तान चाहता है कि कुछ ऐसा कर दो इंडिया के ऊपर अटैक कि वापस से इंडिया रिस्पॉन्ड करे। इंडिया जब रिस्पॉन्ड करे, आप कह सकते हैं रिएक्ट करे, इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करे, और इस कारण से पाकिस्तान के अंदर जो डिसयूनिटी है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो खत्म हो जाए, और लोग जो है एक बार वापस से यूनाइट हो जाएं, और वहां के सिविलियन या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से जेन्युइन प्रश्न ना पूछें रिगार्डिंग डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान चाहता है, ऐसा लिखते हैं श्याम सरन जी। इसीलिए वो कहते हैं कि भारत का अप्रोच क्या होना चाहिए। पाकिस्तान ऑफ कोर्स चाहता है कि भारत के अंदर अनरेस्ट कराए, ताकि ग्लोबल ओपिनियन जो है, भारत के अंदर जब अनरेस्ट होगा और भारत रिएक्ट करेगा, तो उससे क्या है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर यूनिटी आएगा, दूसरा ग्लोबल लेवल पे जो भारत का इमेज है वो कमजोर होगा, और उसके कारण क्या है कि पाकिस्तान जो अपना रिलेवेंस लूज कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, वो वापस से रीडेवलप हो जाएगा, रीबिल्ड हो जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान इज होपिंग टू स्ट्रेंथन इट्स स्टेचर एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म एज वेल एज डू अवे द इंटरनल डिसयूनिटी विटनेस्ड इन पाकिस्तान इन रिसेंट टाइम बाय अटैकिंग ऑन इंडिया एंड फोर्सिंग इंडिया टू एक्ट और रिएक्ट इन इंस्टिंक्टिव मैनर। हमें रिएक्ट नहीं करना है,
हमें पाकिस्तान का ये जो मकसद है वो पूरा होने नहीं देना। हम पाकिस्तान को वैसे भी आइसोलेट करने में और उसके इकोनॉमिक डिक्लाइन को काफी हद तक इंश्योर कराने में कामयाब हुए हैं। अब हमें ऑफ कोर्स ऐसा श्याम सरन जी लिखते हैं कि वी हैव टू बी फर्म और ऑन आवर नेशनल सिक्योरिटी बट अवॉइड एस्केलेशन। एकदम इस तरीके का इंटेंस अक्यूट रिस्पॉन्स नहीं देना है, हमें स्ट्रैटेजिक तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो सरल भाषा में कहें तो रिएक्ट नहीं करना है, इंस्टिंक्टिवली वी हैव टू रिस्पॉन्ड। वी नीड टू लेवरेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट पाकिस्तान टेरर टैक्टिक्स, कि पाकिस्तान का क्या टैक्टिक्स है ये दुनिया को बताना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में है वो डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इज लाइक एनी अदर स्टेट। ये आइडिया जो जनरली इंडियंस के मन में जो आ रहा था कि वहां पे भी हम टूरिज्म कर सकते हैं और वहां की लोकल इकोनॉमी को उससे फायदा मिल रहा था, वो जरूर होते रहना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान विल बी अल्टीमेट विनर इन इट्स एजेंडा। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान को लेकर के क्या होना चाहिए? देखिए, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को कमजोर बनाए रखें, बट पाकिस्तान शुड नॉट बिकम ए फेल्ड स्टेट कंप्लीटली। पाकिस्तान को कमजोर रखना है, अगर इंडिया के इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान मजबूत हो गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान फेल हो गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो वी नीड वीक पाकिस्तान बट नॉट फेल्ड पाकिस्तान, बिकॉज अ फेल्ड स्टेट विल बिकम डेन फॉर टेररिस्ट। और वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो डेस्परेट होकर के फिर इस तरीके के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को और प्रमोट करेगी। तो हमें एक कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए। जो मौजूदा टाइम में पाकिस्तान इज मूविंग फ्रॉम अ वीक स्टेट टू अ फेल्ड स्टेट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। एक बहुत इंसाइटफुल आर्टिकल है, इसके बेसिस पे मैंने ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है। पहलगाम टेरर अटैक, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, भारत का क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में। जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे आप ये आंसर को आराम से फ्रेम कर सकते हैं और आप इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग सम आइडिया, कि श्याम सरन जी राइट्स लाइक दिस, सी राजा मोहन राइट लाइक दिस। जो एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या डिप्लोमेट्स, डॉक्टर एस जयशंकर हैज सेड दिस, वो सब भी आप कोट कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग एन आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जुडिशियल डेस्पोटिज्म, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। जुडिशियल रिव्यू इज पावर ऑफ इंडियन जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविजन में अगर एम्बिग्विटी है तो इट इज विद इन द पावर ऑफ जुडिशियरी टू इंटरप्रेट इट, स्पेशली द हायर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और अल्टीमेट इंटरप्रेटर इज द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही कारण है कि जुडिशियरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू मतलब पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, डिक्लेयर एनी लॉ null and void, या any executive order null and void if it is in conflict with Constitution of India. And that is why the topmost judiciary, that is Supreme Court, is known as guardian of the Constitution. ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये प्रैक्टिस हो ही रहा था राइट सिंस इन्फोर्समेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट 1973 में केशव नंद भारती जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे उन्होंने ले डाउन किया द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बेसिक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट इवन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में इन सब्सिक्वेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू, द राइट टू या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो अब पार्लियामेंट भी ऑल्टर नहीं कर सकता। अब ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन हो गया, यानी कि अब पार्लियामेंट भी इसको ऑल्टर नहीं कर सकता। दिस हैज गिवन इमेंस पावर टू द इंडियन जुडिशियरी। वैसे तो इंडियन गवर्नेंस रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी will check and balance each other, but the principle of judicial review, being basic structure of the Indian constitution, has given upper hand to Indian judiciary vis-a-vis executive and legislature. अब legislatures अगर कोई भी कानून बनाते हैं, judiciary can review it and strike it down. Executives का कोई भी order है, judiciary can review it, that whether it is in line with the Indian constitution or not, and can strike it down. अब ये जो supreme power मिल गया judiciary को, इसकी मदद से जुडिशियरी इज प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग कि जस्टिस इंश्योर हो समाज में, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो करते हुए जुडिशियरी ने 1980s में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट भी लाया, जिसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई है उसको रिलैक्स कर दिया गया। बट देयर आर सम क्रिटिक्स ऑल्सो of this approach of judiciary. They claim that judiciary is
unnecessarily encroaching into the executive and legislature wing of the governance, and they call it judicial overreach, या इसी के लिए दूसरा नाम है judicial despotism, कि unnecessary आप जो प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज है उसको ब्रीच कर रहे हैं, और जुडिशियरी जो है वो डोमिनेट कर रही है बाकी दो आर्म ऑफ गवर्नेंस को। और ये जो डिबेट है पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। आर्टिकल 142 की अगर बात की जाए, जिसमें जुडिशरी के पास, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर कराने के लिए कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है विच विल हैव ग्रेविटी ऑफ एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 हो गया, या 32, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which gives power to the judiciary to declare any law null and void if it is in contravention with the fundamental rights, ये सब ने जुडिशरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दिया है। और पिछले 2-3 सालों में इस जुडिशरी के एक्सट्रीम पावर को कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उसके जो सबसे सीवियर क्रिटिक रहे हैं वो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। वो ही हैज बीन द क्रिटिक इवन ऑफ द केशव नंद भारती जजमेंट। वो कहते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए कम से कम। बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड करते जा रही है इसके एम्बिट को। तो इस तरीके तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज को ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्लेयर कर देगी बेसिक स्ट्रक्चर, एंड नाउ लेजिस्लेचर्स विल हैव नो पावर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी गिव्स ओवरराइडिंग पावर टू जुडिशरी ओवर लेजिस्लेचर्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव्स, एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन शार्प क्रिटिक। अब ये आर्टिकल जो है इन्हीं सारे आइडिया से डील करता है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस आर्टिकल को पढ़ भी लें, बट और बात ध्यान रखिए आर्टिकल क्या कहता है कि इंडियन सिस्टम में अभी भी कंसर्न्स हैं, बट इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज नॉट क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। यानी कि यह आर्टिकल कहता है कि हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म तो देखने को मिल रहा है, बट जुडिशियल एक्टिविज्म हैज नॉट बिन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ताकि हम उसको क्रिटिसाइज करें एज जुडिशियल ओवररीच या डेस्पोटिज्म। तो ऐसा नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। जुडिशियरी हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, बट लक्ष्मण रेखा अभी भी या रेड लाइन अभी भी क्रॉस नहीं किया गया है। जुडिशियरी इज स्टिल विद इन द डेमोक्रेटिक लिमिट्स, बट ये डेमोक्रेटिक लिमिट्स को मेंटेन करे जुडिशियरी, फ्यूचर में जुडिशियल डेस्पोटिज्म आज ए कल्चर राइज ना हो, इसके लिए कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियरी शुड बी अलाउड, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एंटी जुडिशियरी सेंटिमेंट। जब भी जुडिशरी का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया जाए तो जुडिशरी को उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर नहीं लगाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जुडिशरी कैन इवन पेनलाइज, प्रोसिक्यूट पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग जुडिशरी। तो ये बात ध्यान रखनी है जुडिशरी को कि जुडिशरी को थोड़ा सा तो लिबरल होना होगा एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिटिसिज्म, कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके ऊपर बात बात पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगाए। अब जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इसी कारण से इनके इतने शार्प क्रिटिसिज्म के बाद भी इनके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं हुआ है। अदरवाइज कोई अगर आर्टिकल लिख दे, कॉमन मैन, कोई जर्नलिस्ट अगर कोई आर्टिकल लिख दे अगेंस्ट द जुडिशरी, तो हो सकता है कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस भी लग जाए, हो सकता है उसको जेल भी भेज दिया जाए। तो दैट शुड बी प्रिवेंटेड। एवरी क्रिटिसिज्म इज नॉट कंटेम्प्ट। डिबेट एंड डायलॉग्स आर इंपॉर्टेंट, और डिबेट और डायलॉग होगा तो क्रिटिसिज्म भी होगा थोड़ा बहुत, और वो अलाउ किया जाए ताकि डेस्पोटिज्म कल्चर राइज ना हो, जुडिशियल डेस्पोटिज्म राइज ना हो। तो ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है मेंस पर्सपेक्टिव से। 2 आर्टिकल आज मैंने करा दिए वैसे मेंस पर्सपेक्टिव से। आ रहा है आपका प्रीलिम्स एग्जाम, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने कवर कर दिया। आने वाला टाइम में विल बी फोकसिंग मेनली अगेन ऑन प्रीलिम्स फैक्ट्स कल से, एंड देन जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो अगेन हमारा जो डिस्कशन है न्यूज़पेपर एनालिसिस का वो मेंस ओरिएंटेड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चाबहार पोर्ट, सीधा सीधा प्रश्न था, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। हिंदू कुश माउंटेन को लेकर के दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट पार्ट डायरेक्टली ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। सूरत इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है। 100% इमिशन तो कैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, 100% ऑफ देयर इमिशन परमिट्स, ऐसा नहीं है। और second statement is wrong. Under this Surat emission trade scheme, industries received 100% of their emission permit through auctions conducted by Gujarat Pollution Control Board. This statement is wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.